इस वीडियो में हम लोग पैट्रिक वाइट का लिखा हुआ फ्लॉज इन द ग्लास अ सेल्फ पोर्ट्रेट को लेके आलोचना करेंगे। मेनली इसका समरी को जानेंगे, इसका 3 सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे जानेंगे और थोड़ा थीम और क्रिटिकल एनालिसिस को भी साथ में लेके हुए चलेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी आए एक जस्ट आपको बढ़िया से पता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ नोट्स, सजेशंस इत्यादि भी आपको मिलता रहेगा। ओके, तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है। ठीक है, पैट्रिक वाइट एक मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिनको 1973 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का एक मार्गदर्शक ये है, ये एक बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है। तो मेनली उनका ये ऑटोबायोग्राफिकल जो काम है ये कहीं मतलब रीजंस की वजह से इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक सबसे बड़ा बात तो ये है कि बाकी लीडिंग पब्लिक फिगर के जैसे पैट्रिक वाइट नहीं थे, ये खुद को थोड़ा रिजर्व में रखना पसंद करते थे। यहाँ तक कि जब इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी लाइमलाइट में आने या फिर किसको इंटरव्यू देने, कोई मैगजीन में फीचर करने, रिपोर्टर के साथ बातचीत करने में ये अनईजी थे, अनकंफर्टेबल थे। खुद को हमेशा ये एक रिजर्व में रखते थे ताकि उनको उनका सब चीज़, उनका पर्सनल लाइफ या उनका मन में क्या चल रहा है ये बाहरी दुनिया को पता ना चले। तो जब ये सेल्फ पोर्ट्रेट निकला ना, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, तब उनके हेटर्स और उनके जो फॉलोअर्स है दोनों के लिए ही ये काफ़ी चर्चित विषय रहा, क्योंकि इसमें उनको ऐसा ऐसा चीज़ जानने को मिला जो वो कभी मतलब सोचे नहीं थे। या ये पैट्रिक वाइट का एक जो अपना नज़रिया है, एक व्यू पॉइंट है, उसके बारे में उनको काफ़ी सारा चीज़ जानने को मिला था। अब इसका टाइटल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फ्लॉज इन द ग्लास, इसका मतलब क्या है? ग्लास इन द सेंस यहाँ कांच, आईना। तो आईना में कमियां, फ्लॉज इन द सेंस क्या? कमियां। तो आईना में कमी, इसका मतलब क्या है कि जो आईना में आप खुद को देखते हो या किसी को भी देखते हो तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखता है। तो अगर आईने में ही कुछ कमी रहे तो आपका जो रिफ्लेक्शंस आएगा वो भी आपके ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मान लीजिए आईना में कोई दाग लगा हुआ है या कहीं पे कुछ स्क्रैच है, कुछ क्रैक है, तो क्या जो रिफ्लेक्शन आपका दिखेगा वो परफेक्ट होगा आपके नेचुरल सेल्फ जैसा? ऑब्वियसली नो, है ना। तो ठीक वैसे ही पैट्रिक वाइट का भी जो रिफ्लेक्शन है, यानी उनका जो इमेज है पब्लिक नेचर में कह लीजिए या दूसरे देखने वाले के लिए, वो भी फ्लॉड है। क्यों फ्लॉड है? क्योंकि जो लेंस से वो लोग देख रहे हैं, जो व्यू पॉइंट, जो बैकग्राउंड, जो माइंडसेट बिठा के वो लोग देख रहे हैं, उसी में कमियां हैं। और सिर्फ अगर इसको थोड़ा सा हम लोग अबव लेवल में ले जाए, मतलब पर्सनल से अगर हम यूनिवर्सल लेवल में इसको हाईलाइट कर दे, रेज कर दे, तो ये बन जाएगा कि कोई भी आदमी के लिए उसका जो सेल्फ, एक्चुअल ट्रू सेल्फ है, वो उसका रिफ्लेक्टेड सेल्फ से मिलता नहीं है। क्योंकि जो सोसाइटी उसको जो नज़रिए से देखता है, जो आदमी उसको जो बैकग्राउंड से देखता है, उसका अपना सोशियो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट कह लीजिए, कल्चरल व्यू पॉइंट कह लीजिए, वो उसका ट्रू सेल्फ का जो मतलब समझना है, अंडरस्टैंडिंग, उसको कहीं ना कहीं जगह इम्पैक्ट करता है और फ्लॉ करता है। लेकिन वो भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। हर आदमी में कुछ कमी है, हर आदमी का अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है, बट दैट शुड बी एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी एज वेल एज फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो यही है मोटा मोटी टाइटल का मतलब। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स है, आइए बढ़िया से जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो पहला पार्ट है वही 3 पार्ट में टोटल है। 1981 में पब्लिश हुआ था, 3 पार्ट में टोटल है। सबसे पहला पार्ट का नाम टाइट्यूलर ही है, फ्लॉज इन द ग्लास, और यही सबसे लंबा है। लगभग 150 से 155 पेज तक ये चला है, लॉन्गेस्ट सेक्शन है। इसमें उनका बॉयहुड, उनका बचपन कैसे कटा, ठीक है, उनका अपब्रिंगिंग, फैमिली का बारे, फिर इंग्लैंड में उन्होंने जो समय बिताया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जो हिस्सा लिया था, ठीक है ना, उस एक्सपीरियंस के बारे, वॉर रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे, और उसके बाद वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आके उनका अपना जो करियर था या जो भी उनका सोसाइटल लाइफ उन्होंने गुजारा, तो पोस्ट वॉर ऑस्ट्रेलिया का बारे भी ये सब चीज़ डिटेल्स में लिखा हुआ है। और इस सेक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि बचपन से लेकर के जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, तो उनका माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है, उनका परसेप्शंस कैसे ग्रो कर रहा है, उनका आर्टिस्टिक जो एक मतलब अर्ज है वो कैसे कैसे मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर सेकंड जो सेक्शन है उसका नाम है जर्नीज। इसमें उन्होंने जो पोस्ट वॉर जर्नीज किए थे, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे मेडिटेरेनियन एरिया में उन्होंने जितने जर्नीज किए थे, जितने एक्सपेडिशंस किए थे, उसमें उनका जितने आदमियों के साथ मुलाकात हुआ, जितने एक्सपीरियंसेस हुआ, वो सब उन्होंने शेयर किया है। ग्रीस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया और जिस व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताया दैट वाज
मैनोली लेस्कारिस, ठीक है। ये उनकी एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर थी, ठीक है। आप इनको उनका लव इंटरेस्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है। और उनके हमेशा एक साथी जो थे, चाहे वो दोस्ती का तहत हो या प्यार के तहत हो, उनका हमेशा से ये पार्टनर रहे हैं। काफ़ी ये शख्सियत ने उनको, उनका पर्सनालिटी को या उनका करियर को ग्रो करने में एक अवदान रखा है, ठीक है। फिर जो आखिरी सेक्शन है दैट इज एपिसोड्स एंड एपिटाफ्स, ठीक है। इसी में सबसे ज़्यादा चर्चित या कहा जाए तो सबसे ज़्यादा वितर्कित कंट्रोवर्शियल इश्यूज इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें उन्होंने कुछ बहुत ही फेमस शख्सियतों के बारे में अपना मंतव्य रखा है, अपना कमेंट्स, अपना रिमार्क्स रखा है, अपना कुछ कुछ डिटेल्स शेयर किया है, कुछ अपना पर्सनल मोमेंट्स उनके साथ। जैसे सबसे इसमें कुछ फेमस इंस्टेंसेस है, फॉर्मर गवर्नर जनरल सर जॉन कर, उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया है। फिर वाइट के ही अपने पुराने दोस्त सिडनी नोलन, इनके बारे तो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म हुआ था जब इनका वो किस्सा सामने आया था, खास करके नोलन की जो वाइफ थी सिंथिया, तो उसका डेथ हुआ था, सुइसाइड हुआ था। लेकिन ये पैट्रिक वाइट इन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं, इस नोलन को, कि इनका जो सही सुलूक नहीं था अपने वाइफ के पीछे, इसी वजह से सिंथिया को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा था। ये सब लेके बाद में बहुत झमेला हुआ था। फिर नोबेल प्राइज़ उनको जो मिला था उसका जो अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन वो कभी गए नहीं थे नोबेल कमेटी के सामने ऑस्लो में वो सेरेमनी में प्राइज़ लेने, तो इस रिलेटेड कुछ कुछ बात उन्होंने लिखा है। और क्वीन एलिजाबेथ का साथ एक बार उन्होंने एक साक्षात्कार किया था, एक डिनर मतलब अटेंड किया था, तो उसमें भी उनका जो जो कुछ एक्सपीरियंस रहा हो या क्वीन एलिजाबेथ के बारे में उन्होंने कुछ रिमार्क्स अपना जो है वो सब भी लिखे थे। तो ये सब जैसे ही ये बाहर आया था ना ये सब कुछ, तो पूरा मीडिया में हलचल मच गया था कि कैसे ये ऐसा ऐसा चीज़ लिख सकता है, या आप समझते ही हो कि मीडिया कैसे मैनिपुलेट करता है। तो ये सब चीज़ हुआ था। तो ये है तो टोटल 3 सेक्शंस। अच्छा, एक और व्यक्तित्व के बारे में जो उस समय में काफ़ी चर्चित थी, उनके बारे में पैट्रिक वाइट का एक मंतव्य था, डेम जॉन सदरलैंड। ये थी उन टाइम का लेजेंडरी सोप्रानो, ठीक है। तो उनको पैट्रिक वाइट ने अपना बुक में कहा था इंटेलेक्चुअल सिंपल्टन, यानी कि बहुत नॉलेज वाला मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। तो इस वजह से ये जो डेम जॉन थी ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ गई थी कि ऐसा कैसे मेरे बारे कह दिया। तो दैट वाज ऑल द थिंग्स। अब कुछ कुछ डिटेल्स चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दिया है कि एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली में उनका पलना बढ़ना हुआ था, तो कैसे वो एक कल्चरल जो एक सेटअप रहता है वो आपके अपब्रिंगिंग में, आपकी जो मेंटालिटी फॉर्म है उसमें कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है। और उनके मदर जो थी वो काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप की थी कि उन्हीं का बात मान के चलना पड़ेगा, उन्हीं का सोच सही है। तो ऐसे वो हमेशा से क्या, पैट्रिक के ऊपर एक मनस्तात्विक दबाव बना के रखती थी, मेंटल प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल दबाव कि मेरे ही हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं जो सिखा रहा हूँ वहीं सही है। तो ये उनको छोटे से ही एक बैक ऑफ द माइंड एक उनका ये इम्पैक्ट था, जो कि आगे चल करके जब वो अपना आर्टिस्टिक सेल्फ को ढूंढते हैं या जब क्रिएटिव माइंडसेट को पाते हैं, तो इस चीज़ का साथ उनका क्लैश किया है, ठीक है ना। फिर उनका अपने भी रिजर्व पर्सनालिटी था, ठीक है। और वो ये बताते भी है कि वो कुछ दिन बाद जब जैसे ही वो एडल्टहुड में पहुंचे या एडोलेसेंस में पहुंचे, तब वो ये रियलाइज कर रहे थे कि बाकी से वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। फिर इंग्लैंड में वो गए थे एजुकेशन लेने, ठीक है। एजुकेशन लेकर के फिर इंग्लैंड का वहाँ का एक कल्चर वो थोड़ा सा अलग है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो क्रॉस कल्चरल उनका लाइफ में एक पार्ट है ना, यही उनका मतलब राइटर सत्वा को, ठीक है, या जो क्रिएटिव एक उनका फीचर है, इसको काफ़ी ज़्यादा एनरिच करता है कि जितने ज़्यादा कल्चर, जितने ज़्यादा व्यक्तियों, जितने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ आप एक्सपोज होते चलोगे ना, आपके एक्सपीरियंस उतने बढ़ते जाएंगे, आपका क्रिएटिविटी में भी वो उतना ही असरदार साबित होगा। तो एजुकेशन ख़त्म करने के बाद उन्होंने वापस ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, और जाहिर सा बात है कल्चरल सोशल एम्बियंस में जो डिफरेंस था वो तो उनका बाद में राइटिंग करियर में भी दिखता है। एज अ डेवलपमेंट एज अ राइटर में उनको काफ़ी सहायता किया है, ठीक है। फिर वो अपने करियर के बारे बताते हैं कि उनका राइटर बनने के पीछे इंस्पिरेशन क्या है, कितने कितने स्ट्रगल्स उनको झेलने पड़े हैं, और क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे कैसे उनके दिमाग में आए हैं, जो क्रॉस कल्चरल परिवेश है ये कैसे उनका राइटर होने को प्रभावित किया है, ठीक है। फिर एक चीज़ वो और बताते हैं कि जो एक मटेरियलिस्टिक परिवेश है या कल्चरली कंजर्वेटिव जो एक व्यू पॉइंट है, जो आर्ट को लेकर के दर्शाता है ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी का, मान लीजिए एक जो माइंडसेट है कि वो आर्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो तब देता नहीं था, ठीक है। कल्चरली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वो ओपन माइंडेड नहीं था। ये थोड़ा
आपका कॉन्ट्रास्ट करता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड वाले आर्ट को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड थे, वो लोग काफ़ी ओपन माइंडेड थे, काफ़ी लिबरल थे। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये पैट्रिक वाइट को थोड़ा सा दुख देता है कि ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को भी आर्ट को लेकर थोड़ा लिबरल होना चाहिए। ठीक है, फिर वो पॉलिटिकल फेलियर को लेकर भी कुछ कुछ अपने कमेंट्स किए हैं कि गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होना चाहिए, बट जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। ग्राउंड लेवल में काफ़ी सारे लेक्यूनास दिख रहे हैं, ग्राउंड लेवल में रियलिटी में काफ़ी सारे कुछ फ्लॉज दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ में भी उन्होंने कमेंट किया है। ठीक है, फिर एक जो सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल था 1930 में, उन्होंने मतलब लंदन में एक तरीके से खुद को बाकी सबसे छोड़ करके खुद को कैद करके रखा था अपने में। तो ये भी इनके बारे में भी उन्होंने बोलते हैं। फिर जब सेकेंड वॉर के टाइम में उन्होंने हिस्सा लिया था, इंटेलिजेंस ऑफिसर के तहत, रैफ में वो थे, रैपिड एक्शन फोर्स, नॉर्थ अफ्रीका में उनका पोस्टिंग हुआ था रैफ इंटेलिजेंस ऑफिसर के तहत। तो उसमें भी उनका एक्सपीरियंस के बारे में वो बताते हैं। फिर अपना सेक्सुअल एम्बाइवेलेंस लेके भी वो कमेंट करते हैं। इसको ज़्यादातर क्रिटिक्स या रीडर्स डिकोड करते हैं बिकॉज ही वॉज अ गे, ऐसे उनका मानना है। वो बहुत खुल करके कहीं एक्सप्लिसिटली तो बताए नहीं है, लेकिन ये जो एम्बाइवेलेंस वर्ड का ये यूज़ किया, इसका मतलब होता है कि सटीक से ना पता होना, मतलब उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन लेके उनको खुद ही कन्फ्यूजन था। तो इसी से कुछ कुछ कमेंट करते हैं कि ही वॉज अ गे। ओके, फिर उनका पूरा जो ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है ना, इसमें कंट्रास्टिंग एलिमेंट आपको ढेर सारे दिखेंगे। इंटरनल माइंड के साथ या कोई व्यक्ति के इंटरनल वर्ड के साथ एक्सटर्नल वर्ड कैसे कन्फ्लिक्ट होता है, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, और वही चीज़ जब मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कर गुजरना चाहता हूँ, तो बाहर का जो परिवेश है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो रिलीजियन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, वो कैसे मुझे रोकता है। ठीक है, ये एक क्लैश। और जो है आइसोलेशन वर्सेस कम्युनिटी, यानी जब वो अकेले थे, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, जब लंदन में थे, इंग्लैंड में थे, अपने हिसाब से वो थे, तो वो एक बात, जब अकेले रहता है तो एक आदमी को फ्रीडम भी मिलता है अपने हिसाब से सब कुछ कर गुजरने का, लेकिन अकेलापन भी लगता है। और जब आप कम्युनिटी में रहते हैं तो आपको सहायता जैसे लगता है, आपको एक सोशल बॉन्ड महसूस होता है, लेकिन उसी के साथ एक सोसाइटल प्रेशर भी आता है कि आपको बाकी सबके साथ चलना है, सोशल कन्फॉर्मिटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे ही सोशल कन्फर्मिटी आ जाता है, आप आर्टिस्टिक लिबर्टी को यूज उतने तरीके से नहीं कर पाते, खास करके जब आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड में क्लैश हो। तो ये सब चीज़ लेके उन्होंने कमेंट किया है। और एक उनका किताब में से कोट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ दिखा भी है। टू अ डिसबिलीविंग ऑडियंस द कास्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स ऑफ विच आई एम कंपोज। ये पैट्रिक वाइट खुद बोल रहे हैं कि ये मैं जो लिखा है ना, मेरे आत्मजीवन या आत्मकथा, ये एक ऐसे ऑडियंस के लिए है जो डिसबिलीविंग है, यानी मैं जो लिखने वाला हूँ, पढ़ के आदमी को विश्वास आएगा नहीं कि ये मैं ही हूँ, यानी मेरा जो इमेज वो लोग बना के रखे हैं ना अपने बैक ऑफ द माइंड, वो टूट जाएगा मेरा असलियत पता चल करके। और द कास्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स, यानी मैं एक व्यक्ति हूं लेकिन एक से ज्यादा व्यक्तित्व है मेरे अंदर, मेरे कैरेक्टर में एक से ज्यादा शेड्स है। ठीक है, मैं अच्छा भी हूं, मैं बुरा भी हूं, मैं रिजर्व भी हूं, मैं ओपन माइंडेड भी हूं, मैं काफी तरीके का हूं, और सब चीज को मिला जुला के ही मैं आज हूं, मेरा असलियत है। ठीक है, तो ये था पूरा उनका ऑटोबायोग्राफी का समरी। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही और भी पोएम, प्रोज, पोएट्री, नॉवल, ड्रामा, कोई भी चीज़ में आपको हेल्प का दरकार हो, प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे